स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हीना और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। इसके नाम से ही क्लियर है, सर्किट ब्रेकर्स वो एलिमेंट हैं जो कि एक सर्किट को ब्रेक करते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि हमें सर्किट ब्रेक करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। आप सभी को पता है कि नॉर्मल काम करते हुए आप फॉल्ट को आप फॉल्ट से बच नहीं सकते हैं। जैसे ही सर्किट में कई बार हो जाता है कि एक्सेसिव करंट आ गया या शॉर्ट हो गया कोई कनेक्शन या ग्राउंड शॉर्ट हो गया, सो उस वजह से एक्सेसिव करंट फ्लो करता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को डैमेज कर सकता है एंड यू कैन नॉट प्रिवेंट इट। आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप जस्ट एक मैकेनिज़्म ढूंढ सकते हैं ताकि जिस वजह से जो बाकी और डिवाइसेस हैं वो ख़राब ना हो। सो इसीलिए हम सर्किट ब्रेकर को स्टडी करते हैं। और इसका एक बेसिक एग्जांपल जो आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा, बेसिक एग्जांपल ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ फ्यूज़। आजकल के घरों में तो फ्यूज़ यूज़ नहीं होते, बट आप लोग जब छोटे होंगे या अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, अपने एल्डर वन से, कि उन्होंने कहीं ना कहीं फ्यूज़ देखा होगा। लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ बेसिकली आपके पास क्या है, फ्यूज़ एक बायोमेटेलिक वायर है जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट या फिर कह लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे जैसे उसमें से एक्सेसिव करंट फ्लो करता है उसका टेम्परेचर राइज़ करता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से वो वायर ब्रेक कर जाती है। अब वायर ब्रेक करी, दैट मीन्स सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो एक्सेसिव करंट सर्किट से फ्लो नहीं करेगा। बट फ्यूज़ के साथ ये डिसएडवांटेज थी कि इसे रिप्लेस करना पड़ता है विद दैट ऑफ, अगर एक बार ये ब्रेक हो गया तो आपको नए लेके उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो बट आजकल के घरों में, आप सभी के घरों में एमसीबी लगी होगी। एमसीबी दैट मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एमसीबी क्या होती है। बट आप सब लोगों ने ये देखी होगी, जैसे ही कई बार एक्सेसिव करंट आ जाता है या घर में कोई टर्मिनल शॉर्ट कर जाता है तो एमसीबी डाउन हो जाती है। सो आपको क्या करना होता है, जस्ट जाके एमसीबी अप करनी होती है। आप नए नहीं लगाते हैं सर्किट, कुछ और यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो हम आज इन्हीं सर्किट ब्रेकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, क्या डेफिनेशन रहती है। सो सर्किट ब्रेकर इज़ अ डिवाइस which is used to make or break an electric contact under normal और abnormal condition। आपकी मर्जी है, आप एक कॉन्टैक्ट को मेक भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन मीन्स नॉर्मल चल रहा है, आप मान लीजिए आपको कोई अप्लाइंस चेंज करना है तो आप कई बार एमसीबी डाउन करते हैं ना कि वहाँ करंट ना आए। आप सपोज़ कीजिए आपका फ़ैन ख़राब हो गया, कुछ हो गया, सो अगर आप ऑपरेटिंग कंडीशन में उसमें काम करेंगे तो शॉक भी लग सकता है। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एमसीबी डाउन कर देते हैं फिर काम करते हैं। सो ये और मैनुअली भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि फॉल्टी कंडीशन में वो हो। आप नॉर्मल कंडीशन में भी कर सकते हैं, बट फॉल्टी के साथ में तो ज़रूरी है ये कि जैसे ही फॉल्ट आए, जैसे ही एक्सेसिव करंट आए तो वो अपने आप से एमसीबी डाउन हो जाए। एमसीबी बेसिकली उसमें जो किसी भी सर्किट ब्रेकर में बेसिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ देखो दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट। ये आपको इस टाइम क्लियर शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये मैं फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और पीपीटी इतनी क्लियर आ नहीं रही है, कुछ प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो गई है। सो दिस इज़ अ फिक्स कॉन्टैक्ट एंड दिस इज़ अ मूविंग कॉन्टैक्ट। दोनों नो फॉल्ट कंडीशन में आपस में क्लोज रहते हैं। जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो ये कॉन्टैक्ट बाय एनी ऑफ द मैकेनिज्म, कि मैकेनिकल एनर्जी स्टोर की हुई है या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है, किसी भी मेथड से ये दोनों कॉन्टैक्ट, मूविंग फिक्स कॉन्टैक्ट अपनी जगह पे रहता है और मूविंग कॉन्टैक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। सो दोनों के बीच में गैप आ जाता है जिसे हम सर्किट ब्रेक कहते हैं। सो सर्किट ब्रेक हो जाता है। ओके, सो सर्किट ब्रेकर की क्या क्या ड्यूटीज़ हुई। फर्स्ट कि ये सर्किट ओपन और क्लोज कर पाए। दूसरा कि नॉर्मल कंडीशन में हम मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली का यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स या मोटर ऑपरेट करते हैं। घर में तो ज़्यादातर मैनुअली लगा होता है कि बाई चांस एमसीबी गिर गई है तो आप खुद से जाके उसे अप कर लेते हैं। ओके, सो अगर नॉर्मल कंडीशन में भी हम उसे ऑन ऑफ कर पाएँ, एबनॉर्मल में भी ऑन ऑफ कर पाएँ, और दूसरा अगर नॉर्मल कंडीशन है सो फुल लोड करंट कॉन्टीन्यूसली उसमें से पास हो विदाउट ओवर हीटिंग, विदाउट डैमेज। ये ना हो कि जैसे ही फुल लोड करंट आया, करंट बहुत ज़्यादा है तो वो डैमेज हो जाए। वो जस्ट सर्किट ओपन करना चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट डैमेज नहीं होने चाहिए। ओके, सो सर्किट ब्रेकर काम किस तरह से करता है देखिए। इसमें एक सेंसिंग एलिमेंट होता है।
सेकेंड वन इज़ कंपेयरिंग एलिमेंट एंड थर्ड इज़ कंट्रोल एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट का काम क्या है कि सेंस करना कि करंट की अब नॉर्मल कंडीशन तो नहीं आ गई है, करंट एक नॉर्मल लिमिट से बढ़ तो नहीं गया। सो सेंसिंग लिमिट का काम है दैट टू चेक कि करंट या जो भी है आपका डिवाइस काम कर रहा है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड तो नहीं करा। कंपेयरिंग एलिमेंट उसे कंपेयर करता है। कई बार घरों में वैसे भी आजकल गर्मी का सीज़न है, वैसे ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। आप लोगों के घरों में आपने देखा होगा कभी एकदम से वोल्टेज बहुत कम आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है। सो उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर वो नॉर्मल लिमिट में है तो आपकी एमसीबी वर्क करती रहती है। ये तो नहीं है ना कि एकदम से थोड़ी वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो एमसीबी डाउन होगी। नो, इट शुड बी इन टॉलरेबल लिमिट। अगर वो टॉलरेबल लिमिट में है कि इतने तक आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस ठीक होंगे तो एमसीबी डाउन या आप करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कंपेयरिंग एलिमेंट विल कंपेयर कि इज़ दिस लाइंग इन द टॉलरेबल लिमिट। अगर आंसर येस आता है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आंसर नो आता है कि वो उसकी टॉलरेबल लिमिट से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस सब ख़राब हो जाएंगे। सो कंट्रोल एलिमेंट पे कंट्रोल चला जाता है और वो क्या करता है, सर्किट को ओपन कर देता है। यहाँ देखो नीचे एक टिपिकल रिले सर्किट दिखाया है। नॉर्मली हम सर्किट ब्रेकर में रिले का यूज़ करते हैं। रिले का किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, सेंसिंग एलिमेंट के लिए। वो सेंस करता है कि करंट आया है या नहीं। ये देखो, दिस इज़ करंट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, दिस इज़ सर्किट ब्रेकर। ये ट्रिप कॉयल है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट है यहाँ पे। दिस इज़ रिले ऑपरेटिंग कॉयल। ये कॉयल है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जैसे ही आपका करंट इंक्रीज़ करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इंक्रीज़ करता है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा तो ये आर्मेचर है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ये ट्रिप कॉयल की इंडिकेशन है। यहाँ करंट फ्लो करना शुरू तो ट्रिप कॉयल को इंडिकेशन मिल गई तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे खोल देता है और सर्किट आपका ओपन हो जाता है। ओके, सो ये बेसिक ऑपरेशन है कि किस तरह काम करता है। एक रिले है जो सेंसिंग एलिमेंट है, जो बताता है कि करंट ज़्यादा आ गया, उसने उसको बताया। और वहाँ जो एनर्जी स्टोर है, मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या करती है कि आपके सर्किट को ओपन कर देती है। वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी स्टोर। सो अब ये बात करते हैं कि आर्क की बात या आर्क शूटर्स हम यूज़ करते हैं। अब आर्क है क्या, अब नॉर्मली हम कह रहे हैं कि जब करंट एक लिमिट से बहुत ज़्यादा आ जाता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, तो उस टाइम पे जो हमारे दो कॉन्टैक्ट हैं, दिस इज़ फिक्स कॉन्टैक्ट, दिस इज़ मूविंग कॉन्टैक्ट, ये दोनों कॉन्टैक्ट ओपन हो गए। अब दोनों कॉन्टैक्ट ओपन तो हो गए, सपोज कीजिए दिस इज़ मूविंग वन, दिस इज़ फिक्स्ड वन, दिस इज़ मूविंग वन। सो ओपन कब होंगे, अब नॉर्मल कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा करंट है। अब बहुत ज़्यादा करंट है, ओपन होंगे, बट इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो हाईली आयनाइज्ड हो जाएगा। हाईली आयनाइज्ड क्यों होगा, क्योंकि देखो ये ओपन ही कब हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा करंट है। बहुत ज़्यादा करंट होने का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। अब आपको पता है कि अगर दो पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और अपोजिट पोलैरिटी है, सो या उसमें उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती हैं। सो यहाँ इस डायग्राम में बहुत क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ शो कर रही हैं दिस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, मीडियम को आयनाइज करती है। और मीडियम आयनाइज होने की वजह से क्या होगा कि करंट को लो आयनाइज, करंट को एक पाथ मिल जाता है ट्रैवल करने के लिए। देखो अगर बीच में एयर है, कोई आयनाइजेशन नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम सर्किट ओपन कर दें, हमारा काम चल जाएगा कि सर्किट ब्रेक हो गया। बट व्हाट इफ़ की वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि वो बीच में एयर गैप को आयनाइज कर देगी। आयनाइज करने की वजह से अब यहाँ पे उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पोटेंशियल लगे, सो करंट को एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया। सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग अगेन। हमारा पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हुआ कि हमने उसको ओपन कर दिया, हमने अब कॉन्टैक्ट ओपन कर दिया, बट स्टिल वोल्टेज होने की वजह से वो मीडियम आयनाइज हो गया। और मीडियम आयनाइज होने की वजह से एक आर्क टाइप फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो। और करंट को एक लो रेजिस्टिव पाथ मिल गया। सो फिजिकली वो कॉन्टैक्ट सेपरेटेड है, बट स्टिल उन दोनों के बीच में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा सर्किट ब्रेकर का तो काम पूरा ही नहीं हुआ कि सर्किट में स्टिल करंट फ्लो कर रहा है। और सर्किट में स्टिल करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, हमारे अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं। और ये करंट एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट में फ्लो करता है और धीरे धीरे, क्योंकि एयर आयनाइज हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एयर हीटअप होती है और वो ग्लो करना शुरू करती है, इसीलिए हम उसको आर्क कहते हैं। आर्क इस तरह से होती है, दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर। देखो ये फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, इसके बीच में एयर आयनाइज होगी तो यहाँ आर्क बने। और यहाँ देखो
इस तरह से ये दो कॉन्टैक्ट है सेपरेट हो गए, ये देखो ये वायर्स देख रहे हैं, दो कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गए, इनके बीच में आर्क आ गई, एक तरह से स्पार्किंग कह सकते हैं। ये तीनों पिक्चर में आपके सामने है। सो अब हमारा काम है कि स्पार्किंग भी ना हो। अब तक काम क्या था कि कैसा बनाएं कि वो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए और वापसी क्लोज हो जाए, बट अगर इन दोनों के बीच में आर्क आ गया है सो अब हमारा काम है कि इस आर्क को रिमूव करना। सो सर्किट ब्रेकर में आर्क आ गई, सो लोड करंट आएगा जैसे कि और वो ओपन होगा तो उसके बीच में आर्क आएगी। जब तक उन दोनों के बीच में आर्क है, करंट इंटरप्ट नहीं हुआ, सर्किट ब्रेकर का काम पूरा नहीं हुआ। सो फॉर टोटल इंटरप्शन ऑफ करंट की सर्किट में उसके बाद कोई करंट ना होए, हमें इस आर्क को क्वेंच करना ज़रूरी है, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं कि हम इस आर्क को किस तरह एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, एक्सटिंग मीन्स ख़त्म कर सकते हैं या फिर क्वेंच कर सकते हैं। दो मेथड है बेसिकली, वन इज़ योर हाई रेजिस्टेंस मेथड एंड सेकंड इज़ योर लो रेजिस्टेंस मेथड और ज़ीरो करंट मेथड। एक तरीका है कि अब आर्क आ क्यों रही थी, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, इसके बीच में एयर आयनाइज हो गई, आयनाइज हुई है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयंस आ गए हैं जो कि मूव कर सकते हैं और करंट फ्लो हो सकता है। बट इफ़ अगर हम इन दोनों इसके बीच का रेजिस्टेंस ही बढ़ा दें, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस कर देंगे या फिर करंट ज़ीरो कर दें। सो देखते हैं दोनों मेथड की कैसे होंगे। फर्स्ट इज़ योर हाई रेजिस्टेंस मेथड। इसमें क्या होगा कि आर्क रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हम टाइम के साथ बढ़ा देते हैं कि आर्क सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाता है। रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसके बीच में करंट फ्लो ही नहीं होगा। फिज़िकल एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट हो जाती है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने में। ये डीसी सर्किट ब्रेकर के लिए तो ठीक है, बट एसी सर्किट ब्रेकर्स के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस आर्क का किस तरह बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट इज़ लेंथनिंग द आर्क। अगर हमें पता है कि ये आर्क की इतनी लेंथ है और इसके बीच में आयनाइज करंट फ्लो कर रहा है या जो भी है, इसके बाद हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, मीन्स इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच की गैप बढ़ा दे। गैप बढ़ा दे तो ज़्यादा लंबा पाथ उन आयंस को ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, दो चार्ज पार्टिकल क्लोज है, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता आर के। सो जैसे ही तुम आर बढ़ा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम मीन्स करंट कम, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। आर को कूल करना है हमें। सेकेंड थिंग इज कूलिंग द आर्क। कूल करने से रेजिस्टेंस कम होता है। कूलिंग द आर्क हेल्प्स इन डी आयनाइजेशन ऑफ मीडियम। उसको बेसिकली डी आयनाइज करना है और उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है। Reducing the X section of the arc. Area of the arc is reduced. The voltage necessary to maintain the arc is increased. या फिर resistance path increase कर दिया जाए। Cross section, कई बार क्या होता है कि ये इस तरह से देखिए आपके पास आर्क है, इसके बीच में छोटे छोटे ये कर देते हैं, डिवाइस इंसर्ट कर देते हैं ताकि आर्क का एरिया रिड्यूस हो जाए। छोटे छोटे आर्क को स्प्लिट कर दिया हमने। आर्क को स्प्लिट करने से नंबर ऑफ स्मॉल आर्क बन जाएंगी सीरीज़ में, और ये छोटी छोटी जो आर्क हैं वो लेंथनिंग या कूलिंग का काम करेंगी इस आर्क का। मान लीजिए कि हम जो डिवाइस है, हमारे पास स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लेंथ बढ़ा जाएं, तो हम इसके बीच में कुछ मेटल इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो टोटल आर्क है वो स्प्लिट हो जाए छोटी छोटी आर्क्स में। छोटी छोटी आर्क में स्प्लिट होने की वजह से क्या होगा कि करंट मेंटेन नहीं कर पाएगा पूरा, क्योंकि एक्चुअल पोटेंशियल तो इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में है ना, ये हमने एडिशनल डाले। ओके, या तो आप क्रॉस सेक्शन उसका रिड्यूस कर सकते हो, उसको कूल कर सकते हो, लेंथ बढ़ा सकते हो, या फिर उसको स्प्लिट कर सकते हो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। अब दूसरा मेथड है कि ज़ीरो रेजिस्टेंस या करंट ज़ीरो मेथड। ये एसी सर्किट में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, डीसी सर्किट में इसका यूज़ नहीं होगा। आर्क रेजिस्टेंस इज केप्ट लो अंटिल करंट इज़ ज़ीरो, अंटिल द आर्क एक्सटेंशन, जब तक कि वो पूरी की पूरी ख़त्म ना हो। अब देखो एसी में, डीसी में तो कॉन्टीन्यूस करंट फ्लो कर रहा है। एक बार हमने आर्क, लेट मी गो दिस ऑन पेज। डीसी सर्किट, डीसी इस तरह से होता है कि एक बार वोल्टेज आ गई तो आ गई, एक बार हमने आर्क ख़त्म कर दी, ठीक है। बट एसी में क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा है, बीच में ज़ीरो भी आएगा, इंक्रीज़ भी करेगा, डिक्रीज़ भी करेगा। अब करंट फिर से ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा हो गया, आर्क मान लो हमने ख़त्म कर दी रेजिस्टेंस बढ़ा के, करंट ज़ीरो हो गया, फिर से आएगा तो वो फिर से आर्क रीस्ट्राइक कर सकती है। सो इसके लिए हम लो रेजिस्टेंस मेथड का यूज़ करते हैं। लो रेजिस्टेंस मेथड क्या होता है, देखो
कि एसी सिस्टम में करंट ज़ीरो ड्रॉप करता है आफ्टर एवरी साइकिल। सो एट एवरी करंट ज़ीरो, जैसे ही करंट ज़ीरो होगा, ये देखो करंट जिस टाइम ज़ीरो होगा ऑब्वियसली उस टाइम आर्क ख़त्म होगी, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में उस टाइम पे कोई वोल्टेज नहीं है। अब आर्क इस टाइम नहीं है, सो मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट सो दैट इट हैज़ स्मॉल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन दोनों की। अब इसके बीच में ये देखो ये कहना क्या चाह रहा है। द थिंग इज़ कि आपके पास ये दो कॉन्टैक्ट हैं, यहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, अब एसी फील्ड है, तो उस वजह से यहाँ इस तरह आर्क बनी हुई है, आयंस आगे सब कुछ है, ओके। एसी इस तरह काम करता है। जैसे ही करंट ज़ीरो आया एक बारी के लिए ये आर्क डिसअपियर होगी ऐसे, बट करंट ज़ीरो आने से पहले उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू थी। मैक्सिमम वैल्यू होने की वजह से इस जगह पे अब कुछ ना कुछ हमारे पास आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स है। सो इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी, और जैसे ही दूसरी पल्स आएगी और वोल्टेज आएगी वो क्या करेगा, फटाफट से आयनाइज कर देगा इस मीडियम को और वो फिर से रीस्ट्राइक करेगी वोल्टेज। तो इसी दूसरा साइकिल आएगा तो फिर से आर्क आ जाएगी। बट व्हाट इफ कि जैसे ही यहाँ पे हमारे पास करंट ज़ीरो आया, हम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली एक तरह से एबिलिटी होती है कि अपने अंदर से कोई भी मटेरियल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस होने दे रहे हैं। ओके, एसी में हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम एसी की बात करें कि कोई भी मीडियम कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खुद में से क्रॉस होने देने का। अब पहले पॉजिटिव पल्स आई, उसने मीडियम आयनाइज किया, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे ही करंट ज़ीरो हुआ, आर्क एक बार के लिए बंद हुई, तो उसी टाइम अगर हम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दें, दैट मीन्स ये जो आयंस क्रिएट हुए थे तो इनको न्यूट्रलाइज कर दें, इनको किसी तरह ख़त्म कर दें, तो जब दोबारा नेगेटिव पल्स आएगी तो आर्क दोबारा नहीं बन पाएगी और करंट इंटरप्ट हो जाएगी। सो जैसे ही करंट ज़ीरो आएगा, करंट ज़ीरो मेथड क्या है कि जैसे करंट ज़ीरो आए आपको क्या करना है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा देना है ताकि आर्क दोबारा क्रिएट ना हो पाए। ओके, अब सर्किट ब्रेकर को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बेसिकली मतलब क्या मीडियम यूज़ कर रहे हो। सर्किट ब्रेकर में हमने कहा ना कि क्या होता है, बेसिकली दो कॉन्टैक्ट हैं इस तरह से और इनके बीच में जो मीडियम है वहाँ पे आर्क बन रही है, और वो मीडियम क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हैं। वो मीडियम उनके बीच का ऑयल भी हो सकता है, एयर ब्लास्ट, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, SF6 या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नाउ सी दिस, फर्स्ट वन इज़ ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर का कंसेप्चुअल व्यू है, ये देखो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, दिस इज़ फिक्स कॉन्टैक्ट, यहाँ ऑयल फिल की हुई है, एक टैंक है, इसमें एयर है, दिस इज़ द गैस बबल। फिक्स कॉन्टैक्ट या ये इंसुलेशन की हुई है। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही एक्सेसिव करंट आएगा, ये वो पोजीशन दिखा रखी है कि फॉल्ट आ रखा है और दोनों के बीच में गैप है, वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि दोनों के इसके बीच में आर्क फॉर्म हो चुकी है, आर्क फॉर्म हो गई। सो दिस इज़ अ ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। एडवांटेज ये है कि आर्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ऑयल ले रखा है, ऑयल ले रखा है तो वो ऑयल में वो आर्क बनी है, स्पार्किंग हुई है, तो फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फटाफट उसको कूल कर देगा। इंसुलेटर का भी काम करता है। बट कॉन्स क्या है कि अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा स्पार्किंग हो गई तो ऑयल क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल, तो फायर आग लग सकती है, वहाँ पे एक्सप्लोड हो सकता है। वो आर्किंग प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन ऑयल में रह जाते हैं और धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो डेटोरिएट हो जाती है, धीरे धीरे डिग्रेड करेगा, क्योंकि और हमें थोड़े टाइम के बाद ऑयल रिप्लेस करना पड़ेगा। और इस टाइप के सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ करते हैं अप टू 12 किलोवोल्ट वोल्टेज, और मिनिमम ऑयल का ये दिस 13.6 kV टू 146 kV, इस वोल्टेज रेटिंग के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। यहाँ देखो डायग्राम क्लियरली शो किया है, दिस इज़ द ब्लास्ट पाइप, यहाँ से आएगा। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका कि अगर हम इसको इस तरह ऐसे रोटेट करके देखें, सो यहाँ जो एयर ब्लास्ट आएगी, देखो अब दोनों के बीच में आर्क बनी, इसका नाम से ही क्लियर है। जैसे ही आर्क बनी तो हम वहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा एयर फ्लो दे देंगे ताकि वो जो आयंस क्रिएट हुए हैं जिस वजह से आर्क बन रही है वो सारे के सारे डिस्पोज हो जाएं, इधर स्प्लिटर में चले जाएंगे। देखो
जैसे ही करंट एक्सीड करेगा ये मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच में स्पेस आ जाएगा, आर्क बन रही है, ये आपको यहाँ येलो से क्लियरली शो की हुई है इस डायग्राम में, दिस इज़ द आर्क। जैसे ही आर्क बनी उसके साथ साथ हमने ब्लास्ट पाइप से क्या कर दी, एयर फ्लो कर दिया। एयर फ्लो करने की वजह से क्या है, ये जो एक्सेसिव आयन है वो सब स्प्लिटर में चले गए, एग्जॉस्ट चैम्बर में ख़त्म हो गए, आर्क ख़त्म होगी। दिस इज़ व्हाट वी नीड। सो इसका क्या फ़ायदा है, देखो एयर फ्लो ही कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, कहीं भी आपके पास कोई ऑयल नहीं है जिसको आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ रहा है, या फिर आपको फायर का कोई चांस ही नहीं है। सो रिस्क ऑफ फायर इज़ टोटली एलिमिनेटेड। साइज़ छोटा हो गया, हाई स्पीड ऑपरेशन है, नेग्लिजिबल मेंटेनेंस है, बट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इंसुलेशन कम है, कि वो प्रॉपर सर्किट था बंद था, बट अब इंसुलेशन नहीं है, स्पार्किंग है, तो मे भी दिक्कत हो सकती है। कंसिडरेबल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है कंप्रेसर प्लांट के लिए। किस रेटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, जब हमें हमारी जो वोल्टेज है दैट इज़ 110 kV और उससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दिस इज़ SF6 सर्किट ब्रेकर, ये प्रॉपर प्लांट शो किया गया है यहाँ पे, ये इसका व्यू है। दिस इज़ इन क्लोज पोजिशन, प्री कंप्रेशन प्रोसेस, गैस फ्लो ड्यूरिंग आर्क क्वेंचिंग। ये देखो ये सिलेंडर है, वेंट्स हैं, ये फिक्स कांटेक्ट है, एक मूविंग कांटेक्ट है, दोनों के बीच में अब आर्क बन गई। यहाँ देखो ये आर्क बन गई, आर्क बन गई तो अब हम एयर की बजाय हम क्या कर रहे हैं कि SF6 गैस कर रहे हैं, तो ये पंप के थ्रू फ्लो कर रहे हैं ताकि ये हमारी आर्क क्वेंच हो जाए, ठीक है। फिर वो वापसी ओपन पोजीशन में आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसका आर्किंग टाइम, जितने टाइम के लिए आर्क बनती है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा करंट को क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो SF6 है उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फिर से मैं बता रही हूँ कि इट इज़ द एबिलिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने में से पास होने दे ताकि मीडियम आयनाइज कम हो। नॉइसलेस ऑपरेशन है, मॉइस्चर आने की दिक्कत नहीं है कि हम बाहर से एयर ब्लास्ट ले रहे हैं, इनफ्लेमेबल नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। बट साथ ही साथ अगर एयर से कंपैरिजन करें, उसके कंपैरिजन तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा ही है। सो इसको रिकंडीशन करना पड़ता है आफ्टर एवरी ऑपरेशन ऑफ द ब्रेकर। तो एक एडिशनल इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए कि वो SF6 हर बार लाए और उसको पंप करे। बट हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं 3.6 kV टू 760 kV। दीज आर द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इनका यूज़ होता है 22 kV टू 66 kV इस वोल्टेज रेटिंग के लिए। प्रिंसिपल वही है कि अब पहले क्या था, हम एक बार ऑयल यूज़ कर रहे हैं, एक बार हम एयर फ्लो कर रहे हैं, तो वाट इफ आपको पता है जो डायरेक्ट अगर हम बीच में कोई मीडियम ही नहीं दें, वहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दें, अगर वहाँ कोई एयर पार्टिकल ही नहीं है जो आयनाइज होंगे या कोई ऐसा मीडियम ही नहीं है जो आयनाइज होगा, तो आर्क बनने की प्रॉबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। देखो हम क्या कह रहे थे कि ये दोनों कॉन्टैक्ट है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके बीच का जो मीडियम है उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, एटम्स आयनाइज हो जाते हैं। बट व्हाट इफ़ यहाँ कोई मीडियम ही ना हो, वैक्यूम हम क्रिएट कर दें, वैक्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो वो आयनाइज भी कम होंगे। सो इसका क्या यूज़ है कि ये कॉम्पैक्ट है, रिलायबल है, लेस मेंटेनेंस चाहिए, लाइटनिंग सर्जेस को कर सकता है, स्मॉल पावर कंट्रोल मैकेनिज्म है, हैवी फॉल्ट को रिड्यूस कर सकता है, फायर अगेन नहीं होगी। बट इसके लिए रूटीन टेस्ट चाहिए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, हाई वोल्टेज टेस्ट, टाइमिंग टेस्ट, सब टेस्ट हमें ये करते रहने चाहिए वैक्यूम क्लीनर के लिए। सो कंक्लूज़न क्या निकला कि अगर हम अप्रोप्रिएट सर्किट ब्रेकर लें, अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए, अब 4 टाइप के हमने पढ़े हैं, एयर पढ़ा, ब्लास्ट एयर पढ़ा है, ऑयल पढ़ा है, वैक्यूम पढ़ा है, SF6। जो भी वोल्टेज रेटिंग रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, कहाँ यूज़ होता है इनका, पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, वेव ट्रैप्स, और पावर सिस्टम में अलग अलग तरह के फॉल्ट आते हैं तो वहाँ इनका सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये तो जनरल ओवरव्यू था कि एक सर्किट ब्रेकर होता क्या और किस तरह काम करता है। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।